हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। ये हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सभी के सभी क्या है, हमारे पीवाईक्यू हैं। ये क्वेश्चंस जो भी हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों पर हम डिस्कस करते हैं और अपनी क्लास को इसी के साथ शुरू करते हैं। तो जो है, और इससे रिलेटेड और कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं बन सकते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है, पेशियों की थकान को किस यंत्र से मापते हैं। तो पेशियों की थकान को किस यंत्र से मापते हैं, तो आंसर हमारा क्या आएगा, अर्गोमीटर नामक यंत्र से। किससे मापते हैं, तो अर्गोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। अर्गोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। अर्गोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। थोड़ा सा हम थकान के बारे में देखते हैं, यानी कि फटीग ये है क्या, ये जो है इसके कारण कौन से हैं, इसके प्रकार कितने हैं। तो थकान के कारण कौन से हैं, तो थकान के दो कारण हैं। कौन कौन से हैं, पहला जो है बाहरी कारक है, दूसरा आंतरिक कारक है। क्या है, थकान के दो कारक जो है कारण है। कौन कौन से कारण वो हैं, पहला तो आंतरिक कारक है, दूसरा बाह्य कारक यानी कि बाहरी कारक है। अब जो है बाह्य कारक के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, अब एक्सटर्नल जो फैक्टर होते हैं उसके अंतर्गत अत्यधिक शोर हुआ, भीड़ भाड़ हुआ, अशुद्ध वायु, अपूर्ण प्रकाश होता है, अत्यधिक उत्तेजना और अधिक कार्यभारी, सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी के सभी बाह्य कारक के अंतर्गत आते हैं। अगर वहीं हम आंतरिक कारक की बात करें, तो जो आंतरिक कारक के अंतर्गत आते हैं वो जैसे होता है कि एनीमिया हुआ, रक्ताल्पता, कमजोरी, थकान, ये जो शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो गया, इससे क्या होता है, इससे जो थकान उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, आंतरिक थकान कहलाता है। अब अगर हम थकान के प्रकार की बात करें, तो थकान दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला तो शारीरिक थकान, दूसरा कौन सा है, मनोवैज्ञानिक थकान। कौन कौन से थकान है, थकान दो प्रकार के हैं। कौन से, पहला शारीरिक थकान, दूसरा मनोवैज्ञानिक थकान। अगर हम मनोवैज्ञानिक थकान की बात करें तो वो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, पहला नीरस थकान, दूसरा कुंठाजन्य थकान। पहला कौन सा है, नीरस थकान, दूसरा कुंठाजन्य थकान। तो कुछ क्वेश्चन जो थकान से और जो बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा क्वेश्चन था पेशियों की थकान को किस यंत्र से मापते हैं, आंसर है अर्गोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागा निर्माण का पहला यंत्र था। तो धागा निर्माण का जो पहला यंत्र था वो कौन सा है, तो तकली था। कौन सा था, तकली। और इसके बाद फिर क्या आता है, इसके बाद फिर चरखा आता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, धागा निर्माण का पहला यंत्र पूछा गया है। तो धागा निर्माण का जो पहला यंत्र है वो कौन सा है, तो वो तकली है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव सामर्थ्य कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तनाव सामर्थ्य कहलाती है। तो आंसर क्या आएगा, धागों द्वारा दबाव एवं झटकों को सहने की क्षमता क्या कहलाती है, तनाव सामर्थ्य कहलाती है। धागे द्वारा दबाव एवं झटके को सहने की क्षमता क्या कहलाती है, तनाव सामर्थ्य। धागे द्वारा दबाव एवं झटके को सहने की क्षमता, धागे द्वारा दबाव एवं झटकों को सहने की क्षमता, सहने की क्षमता क्या कहलाता है, तनाव सामर्थ्य कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन और प्रतिस्पंदता और प्रत्यास्थता से भी बनते हैं, यानी कि रेजिलेंसी और इलास्टिसिटी से। रेजिलेंसी क्या है, तो आंसर क्या आएगा, रेशों का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के बाद छोड़ दिया जाए तो वह अपने पूर्व आयतन को प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है, वो जो है प्रतिस्पंदता कहलाता है, यानी कि रेजिलेंसी कहलाता है। यानी दबाने के बाद छोड़ने पर जो गुण वो अपने पूर्व आयतन में आ जाता है, तो क्या कहलाता है, प्रतिस्पंदता। और अगर खींचने की बात होती है, खींचने के बाद छोड़ने पर अगर वह अपने पूर्व आयतन पे आ जाता है, अपने पूर्व स्थान पे आता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिस्पंदता कहलाता है, सॉरी प्रत्यास्थता कहलाता है, यानी कि इलास्टिसिटी। क्योंकि यहाँ जो है अगर प्रतिस्पंदता की बात करें तो दबाने के पश्चात छोड़ने पर, अगर वहीं प्रत्यास्थता की बात करें यानी इलास्टिसिटी की बात करें तो खींचने के बाद छोड़ने पर क्या होता है, अपने पूर्ववत आकार में आ जाता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन कुछ बनते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहा मेखला कहाँ का पारंपरिक परिधान है।
ये जो रिहा मेखला है ये कहाँ का पारंपरिक परिधान है? तो आंसर क्या आएगा? असम का। रिहा मेखला कहाँ का पारंपरिक परिधान है? तो असम का जो है ये क्या है? पारंपरिक परिधान है। और अगर यही एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि जो है जापान का पारंपरिक वस्त्र कौन सा है? तो जापान का पारंपरिक वस्त्र कौन सा है? तो किमोनो आता है। कौन सा है? किमोनो। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, पूछा गया क्वेश्चन है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पांचवा, वाश एंड वियर का गुण किसके वस्त्रों में होता है? वाश एंड वियर यानी कि धो और पहनो का गुण जो है ये श्रेष्ठ गुण जो है ये किस प्रकार के वस्त्रों में होता है? किन वस्त्रों में यह गुण देखने को मिलता है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? नायलॉन के वस्त्रों में। किस प्रकार के वस्त्रों में? नायलॉन के वस्त्रों में यह गुण देखने को मिलता है वाश एंड वियर का। थोड़ा सा अगर नायलॉन के बारे में देखें तो नायलॉन को हम किस काव्य का चमत्कार कहते हैं? नायलॉन का नाम क्या है? इसके जो है फादर ऑफ नायलॉन कौन है? तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। तो नायलॉन की खोज कब हुई थी? तो नायलॉन की खोज जो है 20वीं शताब्दी में हुई थी। नायलॉन के जो है फादर ऑफ नायलॉन किसे कहा जाता है? तो W.H. कैरोथर्स को कहा जाता है। अगर इसकी बात करें कि नायलॉन को और हम किन नामों से जानते हैं? तो नायलॉन को जो है हम मैजिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन और जो है यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं कि पहला मानव निर्मित रासायनिक रेशा कौन सा है? यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि पहला मानव निर्मित रासायनिक रेशा कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा? नायलॉन। नायलॉन क्या है? पहला मानव निर्मित रासायनिक रेशा है। ये जो है 100% केमिकल से मिलकर बना हुआ है। क्या है ये? 100% केमिकल से मिलकर बना हुआ ये जो है ये रेशा है। और नायलॉन अगर यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि नायलॉन के वस्त्र किस विधि से तैयार किए जाते हैं? क्वेश्चन ये घुमा घुमा के पूछता है कि नायलॉन के वस्त्र किस विधि से तैयार किए जाते हैं? तो आंसर क्या आएगा? रासायनिक विधि से तैयार किए जाते हैं। नायलॉन के वस्त्र किस विधि से तैयार किए जाते हैं? तो आंसर आएगा रासायनिक विधि से तैयार किए जाते हैं। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जो है नायलॉन को मैजिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जादुई रेशा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। नायलॉन को फादर ऑफ नायलॉन कैसे कहते हैं? W.H. कैरोथर्स को कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इसके बारे में नायलॉन से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6th क्वेश्चन, प्यूपा के चारों ओर खोलसा बन जाता है जिसे कहते हैं? तो प्यूपा के चारों ओर खोलसा बन जाता है जिसे हम कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो आंसर हमारा क्या आएगा? कोकून कहते हैं। प्यूपा के चारों ओर जो है खोलसा जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। कोकून जो है ये किससे रिलेटेड है? रेशम की बात होती है। तो थोड़ा सा हम रेशम के बारे में देखते हैं कि रेशम जो है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो रेशम जो है प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। प्राकृतिक जगत में ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमें प्राणिज जगत से प्राप्त होता है। और जो है प्राणिज जगत से कितने रेशे प्राप्त होते हैं? तो प्राणिज जगत से 2 रेशे प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? पहला तो ऊन है, दूसरा रेशम है। अगर यहाँ रेशम की बात हो रही है तो थोड़ा सा रेशम के बारे में देखते हैं। रेशम में जो है कौन सी बोध पाई जाती है? इसकी खेती क्या कहलाती है? जो रेशम का जो है कीड़ा है वो कौन सा कीड़ा है? रेशम की देवी कौन सी है? रेशम का जन्मदाता देश कौन सा है? तो इसको भी हम थोड़ा थोड़ा सा करके देखते हैं। तो रेशम का जो जन्मदाता देश है वो चीन है। रेशम की देवी कौन है? तो स्त्रीलिंग ची है। और अगर रेशम के कीड़े की बात करें तो उसके कीड़े का नाम क्या है? बॉम्बेक्स मोरी है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। और रेशम के कीड़े का जो जीवन चक्र होता है ये 4 अवस्थाओं से होकर, जो अवस्थाएं हैं उनकी 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। कौन कौन सा? अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। तो ये 4 अवस्थाएं हैं। और ये जो है रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। थोड़ा सा देखिए रेशम में कौन सी बोध पाई जाती है? तो रेशम में कौन सा प्रोटीन और कौन सी बोध पाई जाती है? तो रेशम में जो है सेरेसिन बोध पाया जाता है तथा फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो ये तो कुछ रेशम के बारे में था। अब ये कोकून जो है ये रेशम के कीड़े की जो 4 अवस्थाएं हैं। रेशम का कीड़ा जो है ये कोकून यानी कि 8 के आकार का ये जो खोल बनता है ये पूरी तरीके से ये इसमें कीड़ा तैयार होता है। बस ये जब ये अगर इस अवस्था में हम कीड़े को मारकर जो रेशम प्राप्त करते हैं वो हमें अच्छी क्वालिटी का रेशम मिलता है। और ये क्या होता है? ये फिलामेंट होता है। अगर कीड़ा इसको तोड़ के इस खोल को अगर तोड़ के निकलता है तो उससे क्या होता है? हमें ये इसमें टूटा हुआ जो फिलामेंट है वो प्राप्त होता है। तो ये तो कुछ रेशम के बारे में था।
प्यूपा के चारों ओर खोलसा बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कोकून कहते हैं। और कुछ तो ये रेशम के बारे में कुछ और जो है जो इम्पोर्टेंट है, रेशम का मेजरमेंट हम किसमें, रेशम क्या है, रेशम प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है। इसका ये क्या है, ये सबसे लंबा रेशा यानी कि फिलामेंट है। इसका मेजरमेंट हम फिलामेंट का मेजरमेंट हम किसमें करते हैं, तो जो है ये लंबे रेशे यानी कि फिलामेंट जो है इसका मेजरमेंट हम मीटर में करते हैं, और छोटे रेशे यानी स्टेपल का किसमें करते हैं, इंच और सेंटीमीटर में करते हैं। तो रेशम क्या है, ये प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है, यानी सबसे लंबा रेशा है, क्या है, रेशम। और अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। मानव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो डॉट 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 है। तो मानव संसाधन वे संसाधन है, वे कौन से संसाधन है, तो जो व्यक्तियों में अंतर्निहित होते हैं। मानव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो क्या होते हैं, जो व्यक्तियों में अंतर्निहित होते हैं, जो व्यक्तियों में अंतर्निहित होते हैं। ये क्या है, वो मानव संसाधन है जो क्या होते हैं, जो व्यक्तियों में अंतर्निहित होते हैं। अगर हम देखें ये मानव संसाधनों को, अगर हम देखें पारिवारिक साधनों को, तो ये दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा, मानवीय तथा अमानवीय। मानवीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसे हम ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना चुरा सकते हैं। वे संसाधन क्या कहलाते हैं, वे मानवीय संसाधन होते हैं। अगर वहीं हम अमानवीय की बात करें तो जिसे हम छू सके, देख सके, चुरा सके, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये अमानवीय साधन के अंतर्गत आता है। अब ये मानवीय साधन कौन से हैं, अमानवीय साधन कौन सा है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो मानवीय साधन जो है जैसे ज्ञान हुआ, अद्वितीय हुआ, कौशल हुआ, रुचि, ये योग्यताएं, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी के सभी मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं। अगर वहीं हम अमानवीय की बात करें तो अमानवीय के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो अमानवीय के अंतर्गत हमारा धन हुआ, भौतिक सुविधाएं, सामुदायिक सेवाएं, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी के सभी अमानवीय से जो है साधन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से जो एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो है निकिल एवं डॉर्सी तथा ग्रासिम कैम्पबेल ने समय को किसके अंतर्गत रखा है। इन दोनों लोगों के अनुसार ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो निकिल एवं डॉर्सी ने समय को क्या माना है, किसके अंतर्गत रखा है, समय अमानवीय है या मानवीय है। तो निकिल एवं डॉर्सी ने समय को जो है इन्होंने अमानवीय बताया है। निकिल एवं डॉर्सी ने क्या किया है, समय को अमानवीय बताया है, जबकि ग्रासिम एवं कैम्पबेल ने समय को क्या बताया है, मानवीय बताया है। निकिल एवं डॉर्सी ने समय को क्या बताया है, अमानवीय, जबकि ग्रासिम एवं कैम्पबेल ने समय को मानवीय बताया है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है कि समय को किसने क्या बताया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसको देखते हैं। दाल तथा फलियां किस पोषक तत्व का उत्तम स्रोत है। तो दाल तथा फलियां किस जो है पोषक तत्व का उत्तम स्रोत है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, प्रोटीन का। दाल एवं फलियां जो है किस पोषक तत्व का उत्तम स्रोत है, तो आंसर क्या आएगा, प्रोटीन का। थोड़ा सा अगर हम देखें प्रोटीन जो है, यहाँ माइक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट था, फैटी इसके अंतर्गत आता है। तो ये जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। अगर वहीं माइक्रो की बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो विटामिन हुआ, और क्या है, विटामिन और मिनरल, ये जो किसके अंतर्गत आते हैं, तीनों माइक्रो के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, तो प्रोटीन से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिलता है। अगर वहीं हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से भी हमें कितना ऊर्जा मिलता है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और अगर हम वसा की बात करें यानी फैट की बात करें तो फैट से हमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एंडेमिक घोंघा निम्न में से किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। तो एंडेमिक जो घोंघा है, थोड़ा सा हम घोंघा नामक रोग के बारे में जानते हैं। तो घोंघा किसकी कमी से होता है, तो घोंघा जो है आयोडीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, जब आयोडीन की कमी होती है तो घोंघा नामक रोग हो जाता है। इसमें घोंघा नामक रोग में क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका जो सामान्य वजन उसका 25 ग्राम होता है, वो बढ़कर कितना हो जाता है, 200 से 500 ग्राम तक हो जाता है। तो क्या होता है, गले में सूजन हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे घोंघा कहते हैं। तो ये जो एंडेमिक घोंघा, ये आपका जो है टीजीटी उत्तराखंड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंडेमिक घोंघा निम्न में से किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, तो आंसर क्या आएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में।
क्षेत्रों में ये क्या होता है, अधिक पाया जाता है। और घेंघा किसकी कमी से होता है, तो घेंघा जो है आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी होने पर बच्चों में कौन सा रोग होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आयोडीन की कमी होने से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो क्रेटिनिज्म नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है बच्चों में, क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। एक क्वेश्चन आपका LT 2018 का पूछा क्वेश्चन है कि बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है। यही क्वेश्चन आपका घुमा के पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है। तो आंसर क्या आएगा, आयोडीन की कमी का, यानी ये जो क्रेटिनिज्म है ये किसकी कमी से होता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। और थायराइड जो ग्लैंड है उसका सामान्य वजन कितना है, तो उसका सामान्य जो वजन है वो 25 ग्राम होता है। और वाइटिंग होने पर यह 200 से 500 ग्राम इसका वजन बढ़ जाता है। तो ये कुछ जो है आयोडीन के बारे में, घेंघा रोग के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट था ये है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है, तो समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है, तो आंसर क्या आएगा, दुर्खिम का है। किसका है, दुर्खिम का। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, दिवस से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन जो है क्या होता है दिवस से पूछा जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या आएगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगर हम मधुमेह दिवस की बात करें तो मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या आएगा, 14 नवंबर यानी 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व यकृत दिवस जो है ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है, 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर वहीं पोलियो दिवस की बात करें तो पोलियो दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को। 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर वहीं 21 जून की बात करें तो 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो योग दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ दिवस के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट था उसको हमने देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, ये जो कुछ क्वेश्चन थे आज हमने इस पर डिस्कस किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।